अच्छा, आप लोगों ने इस तरह करना है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रूल्स याद करने हैं। कब रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं? कल के परसों? पंद्रह से 20 मिनट के लिए हम शुरू के टाइम पे कुछ चीज़ें लिखवा के देखनी है, ज़रा आप लोगों का एक्सप्रेशन चेक करना है, उस पर फ़ौरन आप लोगों को फीडबैक मिल जाएगी, ताकि महीने बाद ना हम आपको बता रहे हों जिस पे काम करना है अभी से शुरू। ठीक है, जो अभी तो वर्बली क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना, असल बात आप लोगों का लिखा हुआ जो एक्सप्रेशन है वो उसके पास चल रहा है। आपने क्लास में कितना अच्छा परफॉर्म किया, आपने मेरे आंसर क्वेश्चंस के कितने अच्छे आंसर्स दिए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। रिकॉर्ड क्या बनेगा? जो रिटन आंसर जाएगा उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। आप डेफिनेशंस याद ना करें, ऑफर और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन याद ना करें। ऑफर के रूल्स, एक्सेप्टेंस के रूल, रेवोकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पोस्टल रूल कैसे लिखना है, पोस्टल रूल कैसे लिखना है। पेज 49 खोलें। ये याद रखें कि कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्स करना, यानी कि कोर्ट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है? 3 इयर्स। 3 साल के बाद एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, टाइम बार्ड डेट। आगे लिखा हुआ आएगा, एक्सेप्शंस में आएगा टाइम बार्ड डेट। जो स्टूडेंट्स इसको डेप्ट बोलते हैं ना, डेप्ट बोलना बंद कर दो, डेट है, बी साइलेंट है। तो टाइम बार डेट का मतलब ये है कि ये वो कर्जा है जिसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल का गुजर चुका है और अब आप उसको कोर्ट के जरिए नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा। अगला रूल पढ़ना है जी, सी रूल, पेज 49 पे। सी, द कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मे मूव लिख लें यहां पे, मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस सिनेरियो को ध्यान से समझना। ओरिजिनल केस है, मदर, डॉटर, अंकल मीन्स मम, वहां पे हर रिश्ता अंकल ही। ठीक है जी। मदर ने प्रॉमिस किया डॉटर के साथ कि मैं अपना घर तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, उसके एवज तुमने ये क्या करना है कि ये जो मेरा भाई है और तुम्हारा मामू है, इसको तुमने एन्युटी पे किया करनी है। एन्युटी का मतलब क्या है? सालाना वजीफा। ठीक हो गया। इसने कहा जी ठीक है, और इसने जाके इसके साथ एक रिटन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक हो गया। मदर ने अपना घर इसके नाम कर दिया,
इसने कुछ साल इसको एन्युटी पे की और उसके बाद पे करना छोड़ दी। यहां तक स्टोरी की समझ आ गई। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था डॉक्टर का कि मैं तो इसको एन्युटी पे कर रही हूं कंसिडरेशन की फॉर्म में, ये मुझे क्या पे कर रहा है या उसके एवज मुझे क्या कंसिडरेशन मिल रही है, क्योंकि ये मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा। रूल है ना कि कंसिडरेशन दोनों साइड से मूव करनी चाहिए, तो भाई मेरी साइड से सिर्फ कंसिडरेशन मूव हो रही है, इसकी तरफ से कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हो रही, इसलिए मेरा और इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैंने इसको पेमेंट नहीं करी। इसने इसके खिलाफ केस कर दिया। ठीक है, अब कुछ रूल समझ लें फिर उसको अप्लाई करते हैं। एक होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, PRIVITY, फिर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Only contracting parties can sue each other. Only contracting parties can sue each other. A और B कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, कोई एक ब्रीच करता है तो इनमें से एक दूसरे के खिलाफ केस होगा। मिस्टर सी उठ के ये नहीं कहेगा तुम क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते या तुम क्यों नहीं करते, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करता। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, इसका इसको और तरीके से बयान करने का तरीकाकार क्या है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। आप ये रूल याद कर लें या वो कर लें, दोनों इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मां और बेटी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, मां ने कंसिडरेशन दी, ठीक है। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन, स्टोरी याद है? क्या डॉटर ने अंकल के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट किया? ये इसीलिए उसने उसके खिलाफ केस किया है, यही उसने गलती की है। ये रूल याद करें, अगर इसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता, सिर्फ मदर से प्रॉमिस किया होता कि मैं इसको पैसे देती रहूंगी, तो फिर इसके खिलाफ इस रूल के मुताबिक कौन केस कर सकता था? मदर। ये उसने गलती, एक्साइटमेंट में जाके इसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये भी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये भी है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ये भी है। अच्छा जी, अगर इसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो फिर उसको पूरा कराने के लिए किसने कॉन्ट्रैक्ट करना था, केस करना था? मदर ने। और मदर की डेथ हो जाती तो मामला ही खत्म था। आप सिचुएशन को समझें। कोर्ट ने कहा कि जब इसने केस ले आई तो इसने कहा कि जी ये क्या मुझे कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा है, मैं कह रही हूँ ये तो नहीं। कोर्ट ने कहा कि जी तुमने मदर को क्या कंसिडरेशन प्रोवाइड की थी जो तुम्हारे नाम पे घर हुआ? इसने इसको प्रॉमिस किया। अब सिनेरियो को समझ लेंगे। कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी
और एनी अदर पर्सन। अगर डी प्रोमिसर है, इसने कहा मैं एन्युटी पे करूंगी अंकल को, तो अंकल क्या बना? प्रोमिसी। तो इसकी तरफ से जो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कोर्ट ने कहा कि तुम्हें किस शर्त पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी? तुम इसको एन्युटी पे करो, तो इसके थ्रू तुम्हें कंसिडरेशन मिल जाए या किसी और पर्सन के थ्रू कंसिडरेशन मिल जाए। मां ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे भाई को देती रहना। तो जरूरी नहीं है कि जिसके साथ प्रॉमिस किया जाए उसकी तरफ से ही आपको जवाब में कंसिडरेशन मिले, किसी और पर्सन की तरफ से भी मिल सकता। परेशान क्यों हो? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। यहां प्रोमिसी की तरफ से आ सकती है या किसी और पर्सन की तरफ से आ सकती है। इसका और इसका, मां ने इसके नाम पे प्रॉपर्टी की, उसके इवज को कंसिडरेशन रिसीव की? नो। उसने क्या कहा? इस मुझे जो देन इसको एन्युटी पे करते हो। तो कोर्ट ने क्या फैसला किया कि मां की तरफ से जो कंसिडरेशन आ रही है वो इनडायरेक्टली, इसको हम क्या समझेंगे? इसकी तरफ से वो कंसिडरेशन आ रही है। लगता है कंफ्यूज हो गया। एग्जाम्पल 29 देखें। इसी केस को हमने अपने नाम देके एक एग्जाम्पल क्रिएट की हुई है, देखें। ये वाली सिचुएशन बताई गई है। अब मुझे बताएं क्या क्या कंफ्यूजन है, जो जो सवाल हैं करें। ये इस रूल बनाया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं कंसिडरेशन भी उनकी तरफ से ही आ रही है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से भी तो आ सकती है कि नहीं आ सकती। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं मुझे आंसर करें। ये जो आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बैंक है, एक डेटर है यानी कि ये कर्जा लेने जा रहा है, और एक श्योरिटी है यानी कि गारंटर, ये बैंक से कर्जा लेने जाता है। वो कहता है जी, बैंक कहता है जी कर्जा मिल जाएगा तो गारंटर लेके आओ। श्योरिटी इसके पास जाता है कि मेरे कहने पे इसको कर्जा दे दो, अगर नहीं देगा तो मैं अदा करूंगा। इसने प्रॉमिस किया इसके साथ कि नहीं किया? प्रॉमिस कंसिडरेशन है कि नहीं है? कि अगर ये नहीं पे करेगा, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द डेटर, आई विल बी लायबल टू पे द डेट टेकन बाय द डेटर फ्रॉम द बैंक। क्लियर हो गया? इसने तो प्रॉमिस किया। अब अगला क्वेश्चन है, इसने क्या कंसिडरेशन प्रोवाइड की है? इसको जो कर्जा दिया है इसके कहने पे। इसको डायरेक्टली फायदा होगा? नो, उसको फायदा होगा। वो वाला रूल समझें कि वहां पे वो कह रहे कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसमें उलट है कि भाई यहां पे
वो खुद कंसिडरेशन नहीं मांग रहा है। वही वाला तरीका नहीं है, माँ ने कहा है कि जी उसको पैसे देते रहे, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, इसको कर्जा दे दो। किसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? डेटर के। कोर्ट ने किसी ना किसी फॉर्म में कंसिडरेशन तलाश कर लेनी है, कई दफ़ा इलॉजिकल भी होती है। अब एक और एग्जांपल सुने। ए का एक पेट डॉग है, वो घर से 10 दिन के लिए जा रहा है और वो अपने दोस्त के हवाले कर जाता है कि भाई इसकी टेक केयर करो। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो टेक केयर करेगा डॉग की, कंसिडरेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसने क्या कंसिडरेशन प्रोवाइड की? उसको पक्का दे दिया। इसने इस पे ट्रस्ट किया। बैंक में क्या ट्रस्ट हो सकता था? चलो वो भी कर लो, लेकिन उसके कहने पे उसको कर्जा ट्रस्ट करके कंसिडरेशन की एक्चुअल फॉर्म में किसको मिला है यहाँ पे? डेटर। ट्रस्ट इस पे क्यों किया गया होगा? इसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी उसकी नजर में। पाकिस्तान को लोन्स, आईएमएफ के लोन्स किन की गारंटीज पे मिले हैं? को पता है कि नहीं पता? नहीं पता। सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, उसका कहने का मतलब ये नहीं कि पैसे वापस होने हैं। आईएमएफ सिर्फ ये कहता है कि जो पॉलिसीज हम कहते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करना, और वो पॉलिसीज क्या कहते हैं कि अवाम को जीने नहीं देना। कर्जा तो कभी वापस होना ही नहीं है। ये जो हम कर्जा लेते हैं ये सिर्फ उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए, हम उन्हीं से कर्जा लेते हैं उनका इंटरेस्ट वापस करने के। प्रिंसिपल अमाउंट तो भूल जाए, कर्जे का इंटरेस्ट पे करने के लिए उन्हीं से कर्जा लेते हैं, फिर उनको वापस करते हैं। तो इसमें कंसीडरेशन इंटरेस्ट हो जाएगा, डेटर ने देगा और नहीं, वो देखें, डेटर तो वो भी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कर्जा वापस करूंगा। इनके दरमियान में तो सीधा सीधा ये इसको कर्जा दे देगा, ये इसको प्रॉमिस करेगा कि मैं इसको वापस कर दूंगा। इसकी दरमियान में तो समझ आती है। असल क्वेश्चन तो इसका था। ये भी नहीं केस ऑफ डिफॉल्ट प्रॉमिस ही कर रहा है कि मैं भी नहीं दूंगा, ये भी कंसिडरेशन है प्रॉमिस की फॉर्म, लेकिन कंडीशनल प्रॉमिस है, बचत भी हो सकती है अगर ये डिफॉल्ट करे तो। अगर ना करे तो इसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो इस केस में अगर वो एग्रीमेंट में कह देती जो अंकल है कंसीडरेशन कर रहा है, उसने जो कर दिया वही कंसीडरेशन, कहने की भी जरूरत नहीं, वो ऐसे ही माना निकाल लिया। एक और सुन लें। ए बी से कहता है कि भाई मैं, ये गरीब बंदा है और कहता है कि तुम अपने जो बेटा है ना, मैं तुम्हें एनुअली पे करूंगा या मंथली पे करूंगा इसकी एजुकेशन के लिए, इसको अच्छी एजुकेशन तुमने दे। बेनिफिट किसको मिल रहा? सी को।
ये तो इन द फॉर्म ऑफ पैसा कंसिडरेशन। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसकी एजुकेशन। बी को उसने कहा है कि इसकी एजुकेशन पे खर्चा कर। अच्छा, ये पैसे देने छोड़ देता है, ए के खिलाफ कौन केस करेगा? सी के बी। बी और ए का एग्रीमेंट हुआ है, ये है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ये स्ट्रेंजर है, हालांकि फायदा इसको हो रहा, इसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। हाँ जी, आपको लॉजिक बनी है पॉइंट की कि नहीं? और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल याद रखना है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, या ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन सू ईच अदर। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। इस सिनेरियो में प्रोमिसी कौन था? अंकल था, और एनी अदर पर्सन। अगर क्वेश्चन में इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो समझ जाओगे सिनेरियो टाइप, तो बस ये रूल अप्लाई कर देना, इतना परेशान होने की क्या जरूरत। मसलन इमोशंस कैसे? ये इमोशंस हैं। क्या कहते हैं? एहसासात इमोशंस ही होते हैं। जज्बात, एहसासात इमोशंस ही हैं जनाब। क्या जी, कहाँ पे कर दिया? जैसे आपने ट्रस्ट पे कह दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका कंसिडरेशन हो गया, वहाँ पे आपने जिसने पैसे दिया एजुकेशन में सपोर्ट आया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो ह्यूमैनिटी पर्पस पे कर रहा है, फिर आप केस कर सकते हैं। ये भाई कह रहा है पैसे तो तरस खा के दे रहे हैं, भलाई कर रहा है, केस भी भलाई कर रहा है जी। एग्जांपल दीजिए। एक और रूल समझ लें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, चलो सारे रूल समझ लें। अगर आप किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऐलान कर देते हैं कि भाई साहब मैं इतने पैसे इनको दूंगा पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर, ठीक है, कल को आप पैसे नहीं देते तो क्या वो आपके खिलाफ केस कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कब? क्वेश्चन मार्क। हर हालत में नहीं कर सकते। अगर उन्होंने इसके ऐलान के ऊपर रिलायंस करके कुछ एक्शन लेना शुरू, इसने कहा जी मैंने फलां अदारे के अंदर जनाब मस्जिद बनवानी, उन्होंने कहा जी जनाब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने ठेकेदार भी बनवा लिए हैं, ईंटें भी मंगवा ली हैं, रेत सीमेंट बजरी भी आ गई है, और उन्होंने 15 लाख रुपए का खर्चा कर लिया है इसके ऐलान पे रिलायंस। अब जनाब साहब को पैसे देने पड़ेंगे, और अगर उनको पता है कि ये ड्रामा कर रहा है और इसने पैसे नहीं देने, और उन्होंने कुछ नहीं इसके ऊपर, उन्होंने कहा जब देगा तो फिर कर लेंगे, इस सूरत में वो पैसे क्लेम नहीं कर सकते। समझ आइए जनाब, वो तो उसने उनकी मदद करने के लिए काम किया है। रिटर्न दे दिया तो फंस गए। नहीं देखें, अच्छा एक और चीज याद रखें, जनरल रूल आपने पढ़ा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्बली, इन राइटिंग या बाय कंडक्ट हो सकता है। इन राइटिंग जहां पे होना है लॉ, वहां पे स्पेशली बताएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग होगा। एग्जाम्पल, जमीन लैंड का, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कभी किसी ने जुबानी देखा? लॉ कहता है भाई जी ये रिटर्न ही होगा। गाड़ी जुबानी नहीं बिकती, शेयर्स जुबानी नहीं बिकते, मोटर बाइक जुबानी नहीं बिकती, मोबाइल 6 लाख रुपए का भी है, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक है, उसका रिटर्न एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां पे लॉ की रिक्वायरमेंट है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा,
तो वहां पे वो बता देगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन होगा। जनरल रूल ये है कि हर कॉन्ट्रैक्ट वर्बली हो सकता है, इन राइटिंग हो सकता है, बाय कंडक्ट हो सकता है। जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं उस पर समझ लें कि आमतौर पे वो इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आपकी मर्जी है, आप इन राइटिंग कर लो, वर्बली कर लो, लेकिन जहां पे लॉ ने इन राइटिंग कह दिया फिर आपकी मर्जी नहीं चलनी। नेक्स्ट पेज पे आए। एडिशनल पॉइंट का बी पॉइंट है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजन क्या होता है? ख्वाब, धोखा। एग्जाम्पल 34 देख लें कि ये हो सकता है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर ये इल्यूजन ही है। वो बाबा जी वो जो शुफ वाले हैं शायद कर देंगे, वो पाकिस्तान में हो सकता नहीं, हो सकता नहीं हो सकता। पाकिस्तान में स्टोरी सुना के पैसे तो बड़े आराम से लिए जा सकते हैं ये, लेकिन ये जो उसने प्रॉमिस किया है ये परफॉर्म हो सकता है। नहीं, क्या कहा था? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इल्यूजन है कि नहीं है, धोखा है कि नहीं है? तो यहां पे नहीं है भाई कॉन्ट्रैक्ट। भाईजान आप रिटर्न में हो, 10 गवाह ले आए, 5 लाख रुपए के स्टैम्प पेपर लगा लो, इंप्लीमेंट हो सकता है? कंसिडरेशन, ऊपर वाला रूल पढ़ लें। द कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। यहां तक रहने दे बस। विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। एक पेंटर को हम बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि जनाब ये पोर्शन पेंट करना है, जनाब 3 दिन के बाद क्लासेस स्टार्ट होनी, फौरन पेंट कर। कितने पैसे लेने हैं जी? उसने कहा जी 1.5 लाख रुपया लेना मजदूरी का, 3 दिन रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट की समझ आ गई? अच्छा जनाब उसने काम शुरू कर दिया, 2 दिन गुजर गए हैं, 6 कमरे हैं, 6 में से 2 हुए हैं, 4 रहते हैं। जान के जैसे भी ये स्लो लगाओ। हम उसको कहते हैं कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था 3 दिन में, 2 दिन में तुमने 4 कमरे किए हैं, बाकी तो रिमेनिंग अभी और भी 6 रहते हैं, तो 1 दिन में कैसे ख़त्म होगा? वो कहता है जनाब 1.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 50,000 रुपया और दे, मैं बंदे बढ़ाता हूँ तो कल मैं काम ख़त्म कर देता। हम ना चाहते हुए भी इसने गलत बात कर रहा है कि नहीं गलत बात कर रहा है? हम ना चाहते हुए जी उससे प्रॉमिस करते हैं चले जनाब 50,000 रुपये तुम्हें और मिल जाएगा, तुम बंदे बढ़ा दो। वो बंदे बढ़ा के 3 दिन में काम खत्म कर देता। जब वो पैसे मांगते हैं हम उसको पकड़ाते हैं 1.5 लाख रुपया।
ठीक है जी, वो हमारे खिलाफ केस कर देता है कि जी इन्होंने प्रॉमिस किया था। मेरा आगे से सवाल ये होगा हमारा कि भाई साहब ये ऑलरेडी बाउंड था ये काम करने में 1.5 लाख रुपए का, क्या इसने एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जिसका हमारे से ऑल्दो हमने प्रॉमिस किया था उसका 50,000 इसको पे करता? कोई आंसर है उसके पास? नहीं। हाँ, अगर हम उसको 3 दिन की उसने बात की थी, हम बीच में कॉन्ट्रैक्ट के कहते हैं कि भाई साहब इसको 2 दिन में ख़त्म करो, वो जल्दी ख़त्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? वो कहते हैं जी मैं करूँगा 2 दिन में, लेकिन मुझे फिर अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मुझे और पैसे दें, मैं बंदे और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे वो हमारा टाइम बचा रहा है, उसने कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड की है। Consideration must be something which the promiser is not already bound to do. इसके अलावा कुछ चीज होनी चाहिए जो आप ऑलरेडी बाउंड हैं करने में, वो आपकी तरफ से कंसिडरेशन नहीं समझी जाएगी। कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल, ये कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी थी उसकी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कुछ हमारी लीगल ड्यूटीज हैं जिसमें हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लॉ हमें कहता है कि ये हमने करना है। एग्जाम्पल, हम में से किसी को भी कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाता है कि जी कोर्ट में हाजिर हो, फलां आपने इवेंट देखा था, उसके बारे में आके एविडेंस या गवाही दो। ये हमारी लीगल ड्यूटी है, कोर्ट में जाके जो कोर्ट क्वेश्चन पूछे उसको आंसर कर। अब हमारी गवाही का हो सकता है किसी को फायदा हो रहा हो, जिसको फायदा हो रहा है हम उसको कहते हैं कि भाई हमें पैसे दो, हम जाके गवाही देते हैं। हम ऑलरेडी लीगली बाउंड हैं ये काम करने के लिए और उसके पैसे मांग रहे हैं, ये भी हम उसको कोई कंसिडरेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे। वी आर ऑलरेडी लीगली बाउंड टू गिव एविडेंस बिफोर कोर्ट। हम कोई स्पेशल किसी को फेवर नहीं दे रहे। मैंने आपको ये बात क्यों बताई है, क्योंकि एग्जाम्पल 33 इसी की बात कर रही है। ये चीज लिखी हुई है, कोई नई बात टर्मिनोलॉजी जिसकी समझ ना आई। समन लिखा हुआ है, समन लिखा हुआ है वर्ड। अदालत जब किसी को बुलाती है तो उसको समन कहते हैं। तो कंसिडरेशन में आपने जो ऑलरेडी आप लीगली बाउंड हैं या कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हैं, उसी के काम को करने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा चीजें पैसे मांग रहे हैं तो लॉ कहता है कि उसके एवज फिर तुमने भी तो कंसिडरेशन को प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं करोगे तो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है ये पॉइंट? कितने रूल्स पढ़ लिए जी हमने कंसिडरेशन? 2 पीछे और 2 ये। नेक्स्ट पेज पे हैं, पेज 51 पे। यहां पे लिखा हुआ है 2.3 में एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन लिखा हुआ है क्या? इसको जो भी रूल लिखा हुआ है इसके नीचे एक लाइन का रूल लिख लें जो सारी बात को एक्सप्लेन करता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट but sufficient. सिर्फ इसको याद करना है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं।
कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट सफिशेंट, ये इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, इसको आप अगर लिखना चाहें बट इट शुड बी सफिशेंट भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। लॉ सफिशेंट का मतलब है, नीड नॉट बी एडिक्वेट का मतलब है मार्केट प्राइस, नीचे लिख लें, मार्केट प्राइस। सफिशिएंट का मतलब है जो आपको मुनासिब लगती है प्राइस। आपकी एक चीज की वैल्यू 2 लाख है और आप उसको 20,000 में बेचने का एग्रीमेंट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, कोई प्रेशर नहीं है। कोर्ट या लॉ आपको आके ये नहीं बताएगी कि भाई साहब आप गलत एग्रीमेंट कर रहे हैं, नुकसान का एग्रीमेंट कर रहे हैं। आपने ये एग्रीमेंट कर लिया, अब भुगतना पड़ रहा है। बाद में आप इससे मुकर नहीं सकते कि जी मेरी तो चीज की वैल्यू मार्केट वैल्यू ये थी, तो मैंने क्यों इसको 20,000 रुपये में देनी थी। समझ आइए बात। आपने लॉ ने उसकी मार्केट वैल्यू नहीं देखी, हाँ उस लॉ की अलार्मिंग बेल्स बजेंगी कि भाई ये 2 लाख की चीज 20,000 में क्यों दे रहा है। अंडर प्रेशर तो नहीं, गन पॉइंट पे तो नहीं दे रहा, फ्रॉड तो नहीं हो रहा, मिस्टेक तो नहीं हो रही। वो आपने आगे जाके फ्री कंसेंट में चीजें पढ़नी है। अगर ये चीजें मिसिंग हैं तो फिर लॉ कहता है भाई साहब गलती आपने की, भुगता है। एग्जाम्पल 42 देखेंगे। फोर्टी 43 भी देख लें। यही वाली बातें हो रही हैं वहां पे। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट सफिशिएंट, बस ये रूल लिखना है। ऐसा सिनेरियो आ जाएगा, ये रूल लिख के उसको आंसर कर देना है कि भाई साहब ये जो एतराज उठा रहा है गलत उठा रहा है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आज के लिए बस एक्सेप्शंस रह गई हैं, 4 एक्सेप्शंस हैं, टॉपिक कंसिडरेशन का खत्म हो जाएगा। कल हम वो 4 कर लेंगे। कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ लें आज। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं अभी रूल्स की फॉर्म में। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person, आगे बात के नहीं, दोनों रूल्स आगे। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। दोनों पॉइंट इस चीज में कवर हो गए। When at the desire of the promiser, इसी से ये रूल निकला है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, consideration may move from the promisee or any other person, has done or abstained from doing something, does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something. Such act or abstinence or promise is called consideration. That is it. 3 चीजों को याद रखना है, past, present, future tense यूज होगा। Past has done, has obtained, does or abstains. Does or abstains means present tense. Promises to do or abstain from doing something. Something आता है तीनों tenses के बाद, हर दफा something नहीं लिखना।
प्रॉमिसेस, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये काम करूंगा, ये फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? फ्यूचर। ये एक्ट एब्सटिनेंस आप कंसिडरेशन की शक्ल अब्सटेन करने की भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? कल आपने पढ़ा है, क्या शक्ल हो सकती है ना? आप अपना लीगल राइट यूज ना करें, दैट इज एन एब्सटिनेंस। When at the desire of the promiser, promisee or any other person has done or abstain from doing, comma, does or abstain from doing, or promises to do or to abstain from doing something, something तीनों के बाद आया है। और इसी से ये रूल निकला है, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सॉरी, कैसे? एग्जाम्पल। That is illegal contract. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप किसी क्राइम को छुपाते हैं मैंने आपको भाई कहा कि मुझे ना आपने आइस प्रोवाइड करनी है और मैंने आपको स्मगल्ड असला प्रोवाइड करना, अच्छा एग्रीमेंट है ना? अब जनाब आपसे मैंने आइस ले ली है, स्मगल्ड असला नहीं दिया, कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स करा लो? नहीं। इसलिए कहने का मतलब है, इसलिए 2 नंबर काम में हमेशा 1 नंबर प्रॉमिस होता है। वो कोर्ट्स में नहीं जाते, फिर वो एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है? तो वो कोर्ट के चक्कर में ही नहीं पड़ते। इवन अगर आप ये एग्रीमेंट कर लें कि भाई अगर आप कोई चोरी हो गई और चोर कहता है कि भाई साहब मैं आपकी चीजें वापस कर देता हूं और आप केस वापस ले लो, ये भी नहीं कर सकते, ये भी इलीगल एग्रीमेंट। अभी तो हम एग्रीमेंट भाई बना रहे हैं, अभी बताएं कि कहां कहां पे इलीगल एग्रीमेंट्स हैं, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स क्या हैं। इन पॉइंट्स की समझ आ गई है जी? 4 रूल्स याद कर लो। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट illusory, consideration must be something which the promiser is not already bound to do, consideration need not be adequate but sufficient। इसी तरह याद होने चाहिए जिस तरह मैं बता रहा हूं। मैंने बैठ के चीजें याद नहीं की, पढ़ा पढ़ा की हुई।